चैलेंज करते थे, लोगों को करके दिखाते थे, उनकी जड़ें खींच लेते थे, उनके नीचे से कुर्सी खींच लेते थे, वो खुद देने आते थे साथ। मान्यवर कांशीराम साहब का एक वाकया आपके रोड से याद आया मुझे कि मान्यवर कांशीराम साहब ने जब 1984 का चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ा तो राजीव गांधी की सरकार थी। राजीव गांधी ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर कांशीराम साहब से कहा कि आपको हम उत्तर प्रदेश में बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे यूनिवर्सिटी देना चाहते हैं। बाबा साहब कांशीराम साहब की कोई मांग ही नहीं थी यूनिवर्सिटी की, लेकिन फिर भी राजीव गांधी ने कहा कि हम आपको यूनिवर्सिटी देना चाहते हैं। तो कांशीराम साहब ने कहा कि मेरी तो कोई मांग ही नहीं है यूनिवर्सिटी की, हमें तो यूनिवर्सिटी चाहिए ही नहीं है। ये मांग तो महाराष्ट्र वालों की है। तो महाराष्ट्र वाले आपसे 1956 से बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे यूनिवर्सिटी मांग रहे हैं, तो आप ये महाराष्ट्र वालों को दीजिए, हमें उत्तर प्रदेश वालों को यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि आपके नाम आपके हाथ से उद्घाटन हो। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ साथियों कि उस समय बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में 3% वोट पड़े और 3% वोट के कारण राजीव गांधी की कुर्सी खिसक गई। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपनी ताकत का एहसास कराइए। लोगों को अपनी ताकत का जब एहसास कराएंगे तो बिदिशा क्षेत्र और ये लटेरी क्षेत्र में हमारा बहुजन समाज कमजोर नहीं है, ये भाई लोग कमजोर नहीं है। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर ये शपथ लेके जाते हैं, ये आज संकल्प लेके जाते हैं, तो लटेरी से ऐसी ताकतों को उखाड़ के फेंक कर अपने भाई को किसी को विधायक बनाने का काम कर सकते हैं। और फिर ये कहा जाता है कि जिसका समाज का राजा होता है और समाज ताजा होता है। जिस समाज की सत्ता होती है, सरकार होती है, उस समाज पे कभी अन्याय और अत्याचार नहीं होता सर। उसकी बहन बेटी पे कोई आंख उठा के देखने की हिम्मत नहीं करता है। पर हमेशा हम लोग जब चुनाव आते हैं तो विरोधियों के बहकावे में आकर संत शिरोमणि रविदास जी की वो बात भूल जाते हैं कि राजनीति रस की खान है, शोषित जाको मरम न जाने, शोषक पी गया छान। मतलब इसका क्या हुआ कि राजनीति रस की खान है, मतलब राजनीति में इतना रस है कि उससे शोषित जो वर्ग है, ये हमारा बहुजन समाज है, ये राजनीति की बात नहीं करना चाहता, ये राजनीति से दूर रहता है, राजनीति से दूर भगता है। और समाज में कुछ बहके हुए लोग जो मनुवादियों के हाथ में खेलते हैं, वो क्या कहते हैं कि राजनीति की बात नहीं होगी, समाज की बात करिए, राजनीति की बात नहीं होगी। तो फिर हमारे समाज के लोग भी कहते हैं राजनीति की बात मत करना। अरे जब राजनीति की बात ही नहीं करोगे तो तुम राजा कैसे बनोगे? और इसी बात से आपको बहकाने का काम किया जाता है सर। तो संत शिरोमणि रविदास जी की जो बात है कि राजनीति रस की खान है, वो आप देखेंगे कि यहाँ का जो सांसद है वर्तमान विदिशा है, मुझे लगता है विदिशा ही लगता होगा, विदिशा का सांसद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है कि नहीं? सागर लगता है। विदिशा जिले में विदिशा लोकसभा नहीं लगती है, सागर लगती है ना। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ पूर्व मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान है, उनके लड़कों को चाहते तो वो नौकरी दिला सकते थे, दिलाई नहीं दिलाई ना। क्या करवा रहे हैं वो? राजनीति। तो कहने का तात्पर्य कि रस जो है वो छान छान के पी रहे हैं। और हमारा समाज कहता है कि राजनीति की बात मत करना। मैं राजनीति की बात करने के इसलिए कह रहा हूं कि अगर राजनीति की बात करोगे, राजपाट की बात करोगे, राजा बनने की बात करोगे, अगर आप नहीं भी बन पाए तो आपकी औलादे राजा बनकर दिखाएंगी। ऐसा होके रहेगा, ये बात आपको बताना चाहता हूं। लेकिन अगर आप गुलामी की बात करेंगे तो पीढ़ी दर पीढ़ी समाज गुलाम बनता जाएगा। आज बाबा साहब ने बात की तो आज हम आगे बढ़े हैं, माननीय कांशीराम साहब ने बात की तो हम आगे बढ़े हैं। और जिन सारे महापुरुषों का इतिहास बताया है, तो आज अपने बलबूते पर, अपने दम पर, समाज के दम पर इस कुंडल प्रोग्राम में हम लोगों ने अपनी ताकत का एहसास कराने का भी काम किया है। साथ ऐसे संत शिरोमणि रविदास जी की हम जयंती मना रहे हैं, पर हमारे बीच में माता बहनें बैठी हैं और मुझे लगता है कि कुछ माता बहनों को नींद आने लगी है, अब वो जाने की तैयारी में है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये बताइए माता बहनों, क्या आप चाहती हैं कि आपका बच्चा जो होता है छोटा, जैसे अभी हमारे बीच में है राजा बेटा, आप चाहती हैं कि ये बड़ा होकर किसी का गुलाम बने? आप चाहती हैं क्या एक नशा करे? पर आपके साथ एक षड्यंत्र हो रहा है। षड्यंत्र क्या हो रहा है? मैं पीछे तक जो पुरुष भाई हमारे युवा सब सुने इस बात को गंभीरता से। षड्यंत्र ये हो रहा है कि 2009 में जिस कांग्रेस को तुम वोट देते हो उस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी और शिक्षा अधिनियम में संशोधन करके उन्होंने एक अधिनियम लाए
जिसमें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को आपको डायरेक्ट पास करना है। वो कक्षा 1 से लेकर 8 तक का जो बच्चा पास होता है, तो कक्षा 1 में उसने पढ़ाई नहीं की, 2 में आ गया, 2 में पढ़ाई नहीं की, 3 में आ गया, 3 में पढ़ाई नहीं की, 4 में आ गया और बिना परीक्षा दिए वो 9 तक पास हो गया। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? तो माँ बाप ने क्या सोचा कि हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है और पास भी हो रहा है, पहली से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में, चौथी से 5वीं और 8वीं 9वीं में आ गया, इसका मतलब पढ़ा होगा तभी तो पास हुआ। माँ बाप तो यही सोच रहे हैं, पर सरकार ने आपके बच्चों को बिना परीक्षा लिए, बिना नंबर के पास कर दिया साथी। अब हमारी माता बहनें, जब बच्चा स्कूल जाता है तो ईमानदारी से बताना माता बहनों कि आप जब बच्चा स्कूल से शाम को घर लौट के आता तो आप क्या पूछती हो कि बेटा आज स्कूल में क्या खाया? क्या पूछती हैं आप कि बेटा स्कूल में आज क्या खाया? आपके परिवार में 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग होते हैं, सब परिवार में 5-6 लोग कि नहीं है? आपके सबके परिवार में 5-6 लोग हैं, 5-6 लोगों का खाना घर में बनता है। क्या आपका बच्चा खाएगा तो आप गरीब हो जाओगे? अरे खाना तो घर में भी बनता है। आपने जो बच्चे को पढ़ने भेजा है वह पढ़ाई करने भेजा था कि खाना खाने भेजा था? अगर बच्चा स्कूल से आया लौट के तो आपको ये पूछना था कि बेटा आज क्या पढ़ के आया है। हमारी माता बहनें पूछ रही कि बेटा क्या खा के आया? हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऐसा? अब इसके बाद और कसर पड़ गई थी तो लाडली बहना आ गई। क्या आ गई? बताओ ईमानदारी से, लाडली बहना कितनी है इसमें? हाँ तो ढक बताओ, लाडली बहना है? सब लाडली बहना है। अब जो लाडली बहना है, आप ये सोच रहे हैं कि 1500 फ्री के मिल रहा है, 4 महीना के इकट्ठे हो गए, कान के बनवा लो, नाक के बनवा लो, पट्टी खरीद लूं, साड़ी खरीद लूं और बच्चों की फीस नहीं भरूंगी क्योंकि तुम अपने बच्चे तुम पिताजी से कह के तुम पालो, तुम ही लाओ कहीं से भी, मैं तो इससे नाक कान के बनवाऊंगा। अरे छोटे छोटे खर्च 3-3 महीना 4-4 महीना के इकट्ठे कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है? ये 1500 आपको फ्री के नहीं मिल रहा है, आपके बच्चे की शिक्षा छीन ली गई है। बच्चे को आपके अनपढ़ बनाने का काम किया जा रहा है, वहां पैसा बचा के आपको अलग से दिया जा रहा है। अब आप बताइए, आपके बच्चे का भविष्य खराब करने के बदले में आपको 1500 मिले तो लोगे? आपके बच्चे की नौकरी छीनने के बदले में 1500 मिलोगे तो लोगे? और आपका बच्चा बड़ा होकर जब कक्षा 9 तक पढ़ा, उसने पढ़ाई नहीं की, घर में माता पिता ने काम इसलिए नहीं कराया कि हमारा बच्चा स्कूल जाता है, काम से हाथ मत लगा बेटा, तू तो स्कूल जा, अच्छे से पढ़ाई कर। कक्षा 9 तक उसने पढ़ाई नहीं की, कुछ नहीं सीखा, बस एक काम सीखा, पीछे से अभी आवाज आ रही थी कि राजश्री की बदबू मत फैला। अब हमारा युवा जो कक्षा 8-9 तक स्कूल गया, कुछ नहीं सीखा, एक काम सीखा, राजश्री खाना। नए युवाओं को देख के हम गाल फूल रहे थे, कहा भैया राजश्री भरी को 9-10 तक वो राजश्री खाना सीख गया और 4-5 साल उसने और बिताए और वो दारू पीना भी सीख गया। राजश्री और दारू मतलब सब प्रकार के नशा करना हमारा युवा सीख गया है। तो मैं आज रविदास जी की जयंती के मौके पर आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग, जो हमारे नेता मंच सेन सारे लोग लड़ाई लड़ते हैं कि हमारे आने वाले युवाओं का भविष्य बनाएंगे, हम अपने युवाओं को नौकरी दिलाएंगे, हम अपने युवाओं के लिए ये करेंगे। अरे युवा बचेंगे आपके इस लायक जब तो कुछ करोगे। वो तो राजश्री और दारू में लग गए कि नहीं लग गए? और जब 90% युवा हमारा बर्बाद हो रहा है और जो 10% युवा बचा है, जिनके पिताजी मास्टर पटवारी थानेदार हैं, वो अपने बच्चों से कहते हैं कहीं मिशन मूवमेंट में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जय भीम बोलने की जरूरत नहीं है, चुपचाप हवा नहीं लग जाए, घर में बैठ के पढ़। और वो घर में बैठ के 10% जो पढ़ रहे हैं वो आपके काम आने वाले नहीं है। वो पढ़ लिख के अधिकारी तो बन जाएंगे पर समाज में लौट के नहीं आएंगे, इस बात का ध्यान रखना। अब समाज की लड़ाई कौन लड़ेगा? अब समाज को न्याय कौन दिलाएगा? तो मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि मेरे भाइयों मेरी बहनों, अपने बच्चों को अगर आपने पैदा किया है तो उनकी परवरिश पे ध्यान रखो, उनकी शिक्षा दीक्षा पे ध्यान रखो, उनको पढ़ाई का ध्यान रखोगे, स्कूल जा रहा तो पढ़ रहा कि नहीं पढ़ रहा, इसका ध्यान रखोगे, गलत दिशा में तो नहीं जा रहा, आवारागर्दी तो नहीं कर रहा, कुछ गलत संगत तो नहीं कर रहा। अगर उसकी परवरिश आपने ऐसे की तो बच्चा आपका बड़ा होगा, पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनेगा, बाबा साहब को पढ़ेगा, संत रविदास जी
को पढ़ेगा, तथागत बुद्ध को पढ़ेगा, फुले साहू को पढ़ेगा और एक अच्छा इंसान बनके आपके लिए आने वाले समय में अच्छा काम करेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है तो सरकार की नियत और नीति को समझो और नियत और नीति को समझकर अपने समाज के लोगों को आप अपना प्रतिनिधि चुनिए, अपनी पार्टी के लोगों को चुनिए, अपने पार्टी के लोगों को सपोर्ट करिए। और जब एक पढ़ा लिखा युवा, अनुशासित युवा आपकी कमान संभालेगा, मैं कहता हूं कि बाबा साहब ने भी क्रांति की। संत शिरोमणि रविदास जी को लोग कहते हैं कि भक्ति काल के संत थे, पर मैं कहता हूं कि रविदास जी क्रांति के संत थे, क्योंकि उनकी एक एक बात में क्रांति झलकती है। उनने राजपाट की बात की, उनने समानता की बात की। उनकी ऐसी कौन सी बात है जिसमें आपको भक्ति लगती, बताइए। उनने कहा जात पात मिटाने की बात कही, जात जात में जात है जैसे केलन के पात, और जब तक मनुष्य ना जो सके जब तक जात ना जात। उनने जाति पाति को खत्म करने की बात की, इसमें भक्ति की कौन सी बात है। उनने राजपाट की बात की, इसमें भक्ति की कौन सी बात है। उनने दुनिया को समानता की बात की, इसमें भक्ति की कौन सी बात है। ये सब के सब बातें क्रांति की है साथियों। तो रविदास जी ने भी क्रांति की, पर ऊल जलूल हरकत नहीं की, बिना मतलब के फोकट के काम नहीं किए, बड़ी सूझबूझ से लड़ाई लड़के इस आंदोलन को, जिस जमाने में राजा का राज होता था, चाहे तो राजा 1 मिनट में गर्दन कलम करवा दे, उसमें भी सूझबूझ से अपनी बात को बढ़ाते हुए उन्होंने हजारों बातें समाज के लिए कर दी। यही काम बाबा साहब अम्बेडकर ने क्रांति की कायदे की कलम से, काय से क्रांति की बताइए। मैं आज आपका गांव जो कुंडलपुर गांव है, इस गांव की संख्या तो लगभग पूरा 100% एससी और अहिरवाल समाज का गांव है कि नहीं। पर कई गांव हमारे ऐसे होते हैं, मैं गांव गांव जाता हूं, देखता हूं, तो 10 से 15% तो एससी की आबादी होती है और 80% आबादी अदर समाज की होती है कि नहीं होती है। और चल अगर आमने सामने की लड़ाई हो गई, आमने सामने का संघर्ष हो गया, तो बताइए 20% और 80% जब आमने सामने होंगे तो जीतेगा कौन, बताइए। 80% जीतेगा ना। तो ऐसी स्थिति में हमें क्रांति तो करनी है, पर बाबा साहब की कलम की क्रांति करनी है, रविदास जी की समझदारी की क्रांति करनी है, और कांशी राम साहब का बहुजन समाज बना के इस आंदोलन को सफल बनाना है, तभी हम सफल होंगे साथियों। इसके बिना हम सफल नहीं हो सकते। तो लोग कहते हैं कि हमें क्रांति करनी है, तो क्रांति तो होकर रहेगी, पर क्रांति को अनुशासन का रूप देना पड़ेगा। जब चींटी पहाड़ चढ़ती है तो चींटी लाइन से चलती है, और जो चींटी लाइन तोड़ देती है तो कभी बीच में उसमें प्रवेश नहीं कर सकती। वो चींटियों का, एक छोटी सी चींटी का अनुशासन है, इसी प्रकार से हमारी बहन जी का अनुशासन है। जब बहन जी का अनुशासन चलता है तो पोलिंग से लेकर बहन जी तक जितने भी लोग बहुजन समाज पार्टी में जुड़े हैं, अगर जो अनुशासन तोड़ता है तो दोबारा लाइन में आने का उसका कोई भरोसा नहीं होता है। ऐसी माननीय बहन जी के अनुशासन से जुड़िए, माननीय बहन जी के हाथ मजबूत करिए। 4 बार वो मुख्यमंत्री बनी, 4 मुख्यमंत्री बन के आपको गौरव और गर्व करने का इतिहास बनाया है। आप एक इतनी छोटी सी मूर्ति लगाने के लिए नेता नेत्री के पीछे आवेदन लेके घूमते हैं, प्रतिवेदन लेके घूमते हैं, हमें बाबा साहब की मूर्ति लगानी है, हमें रविदास जी की मूर्ति लगानी है। पर बहन जी ने ऐसी ऊंची ऊंची मूर्ति, संत शिरोमणि रविदास जी, ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, इवन माननीय कांशीराम साहब और बड़े महापुरुषों का इतिहास रचा है साथियों। तो हम चाहते हैं मध्य प्रदेश में भी ऐसा इतिहास रचा जाए, ऐसी मजबूत ताकत हमारी बने। तो हमें युवाओं से, माता बहनों से, सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि हमें अनुशासन में रह के इस लड़ाई को लड़ना है, सूझबूझ से आगे बढ़ना है और इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना है। क्योंकि किसी भी लड़ाई को हम तत्काल अगर सीधे मैदान में कूदकर सीधे वीर गति को प्राप्त हो जाए तो जंग नहीं जीती जा सकती। और अगर जंग जीतना है तो लंबी लड़ाई लड़ना जरूरी है साथी, मैं ऐसा मानता हूं। और अनुशासन में लेकर हमें काम करना है, सूझबूझ से काम करना है, पूरी प्लानिंग से आगे तक बढ़ते जाना है। यही बात कहकर मैं आप अंत में ये कहूंगा कि हमें तख्त भी चाहिए और ताज भी चाहिए, हमें तख्त भी चाहिए और ताज भी चाहिए, लेकिन उसके पहले ये जागरूक समाज चाहिए। और पहुंचा देंगे मंजिल तक